अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहे माँ बाप का पहला सवाल होता है, लड़का क्या करता है। और ज्यादातर केसेस में अगर पता चला कि भाई लड़का सरकारी नौकरी में है तो समझिए कि रिश्ता पक्का। भारत में सरकारी नौकरी यानी फ्यूचर सिक्योर समझिए, इसलिए गवर्नमेंट जॉब्स के लिए इतना ऑब्सेशन देखने को मिलता है। 2014 से 2022 के बीच लगभग 22 करोड़ स्टूडेंट्स ने सरकारी नौकरी पाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स दिए, पर नौकरी सिर्फ 7,22,000 कैंडिडेट्स को ही मिली थी। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये डेटा संसद भवन में दिया गया था। वहीं अगर अप्लाई करने वाले और जॉब करने वाले कैंडिडेट्स के बीच रेशो की बात करें तो हर 1000 एप्लीकेंट्स में से सिर्फ 3 लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल पाती है। जहां 2014 से 2015 में 1,30,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स को जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब मिली थी, वहीं 2021 से 2022 में सिर्फ 38,850 कैंडिडेट्स को मिली थी। फिर भी स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, लोगों के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स का क्रेज कम नहीं हुआ है। और जब भी सरकारी नौकरी के नोटिफिकेशंस निकलते हैं तो उस पोस्ट के आगे आपने ग्रुप का नाम जरूर से देखा होगा। इन ग्रुप्स को 4 कैटेगरी में बांटा जाता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। इनमें हाई रैंक यानी ग्रुप ए वाले गवर्नमेंट जॉब्स का रुतबा अलग ही है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास ए या ग्रुप ए वाले गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। इंडिया में ग्रुप ए सबसे हाई लेवल की नौकरी होती है, जिसमें टॉप लेवल के ऑफिसर्स आते हैं, जैसे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स, ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, इसरो, DRDO जैसे इंस्टीट्यूट्स के साइंटिस्ट और सेंट्रल सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स जैसे कि IAS, IPS, IRS, IFS वगैरह है। इन ऑफिसर्स का पे स्केल भी सबसे ज्यादा होता है। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उस ऑफिसर की बात करते हैं जो 12th फेल मूवी आने के बाद बहुत ज्यादा चर्चा में है। जी सही समझा आपने, IPS। इसका फुल फॉर्म है इंडियन पुलिस सर्विस। ये पोस्ट संविधान के आर्टिकल 312 के अंडर बनाए गए 3 ऑल इंडिया सर्विसेज में से एक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेंट्रल सिविल सर्विस का ये ब्रांच एडमिनिस्ट्रेटिव और डिप्लोमेटिक सर्विस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। करंटली IPS को होम मिनिस्ट्री द्वारा कंट्रोल किया जाता है। IPS ऑफिसर बनने का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है यहाँ पर मिलने वाला रुतबा। एक IPS ऑफिसर को असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या ASP, एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या एडिशनल SP, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या SP, असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या AIG, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या SSP, डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या DIG, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या IGP, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या ADGP और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या DGP जैसे पोस्ट पर नियुक्त किया जाता है। IPS ऑफिसर बनने के लिए किसी कैंडिडेट की एज कम से कम 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 32 साल है। हालांकि कैटेगरी वाइज एज लिमिट में छूट भी दी जाती है। किसी भी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट या इक्वल क्वालिफिकेशन होने पर एक कैंडिडेट IPS एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा अगर एप्लीकेंट अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है तो भी अप्लाई कर सकता है। जहां तक बात है फिजिकल फिटनेस की, तो इन सभी क्राइटेरिया को पूरा करना होता है, जैसा कि इस चार्ट में दिखाया गया है। IPS ऑफिसर्स के सिलेक्शन के लिए UPSC का सिविल सर्विस एग्जाम देना होता है। इस प्रेस्टिजियस एग्जाम के 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स एग्जाम, मेन एग्जाम और इंटरव्यू। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने पर मेन एग्जाम देना होता है और मेन एग्जाम क्वालिफाई करने पर इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाता है। और मेडिकल एग्जाम में कैंडिडेट का डायबिटीज टेस्ट, हीयरिंग एबिलिटी, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, BP, लंग्स एंड हार्ट रेट, चेस्ट एक्सरे और हर्निया टेस्ट, स्टैंडर्ड हाइट, वेट और आई टेस्ट किए जाते हैं। अगर IPS ऑफिसर की सैलरी देखें तो ये 56,100 रुपए से शुरू होती है और 2,25,000 रुपए तक जा सकती है। इसके अलावा गवर्नमेंट फैसिलिटी के तौर पर सरकारी घर, हाउस हेल्पर्स, ड्राइवर और एक गाड़ी जैसी कई सुविधाएं भी मिलती हैं। DGP रैंक पर पहुंचने से IPS ऑफिसर की सैलरी 2,25,000 तक पहुंच जाती है। 2023 में UPSC सिविल सर्विसेज के लिए 11 लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था और टोटल 14,624 कैंडिडेट्स ने मेन एग्जाम के लिए क्वालिफाई किया था। फाइनली UPSC ने 2,916 कैंडिडेट्स को पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया था, जिसमें लगभग 1,160 वैकेंसीज को फिल किया जाएगा। फाइनल रिजल्ट मई 2024 में आ सकता है। इंडिया के अगर जांबाज IPS ऑफिसर्स की बात करें तो इनमें IPS नवनीत सिकेरा का नाम आता है, जो 1996 बैच के IPS ऑफिसर हैं और उत्तर प्रदेश काड्रा को सर्व करते हैं। इनके ऊपर एक वेब सीरीज भी बनी थी, भौकाल। IPS के बाद आता है IAS यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में मोस्ट प्रेस्टिजियस पोस्ट है। IAS ऑफिसर्स को भी UPSC के सिविल सर्विसेज एग्जाम से ही चुना जाता है।
इसी ब्यूरोक्रेसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की नींव के रूप में देखा जाता है। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए भी आईपीएस की ही तरह कैंडिडेट का ग्रेजुएट होना जरूरी है। अपर सेक्रेटरी और असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए आईएएस ऑफिसर की सैलरी 56,100 रुपए से शुरू होती है और कैबिनेट सेक्रेटरी की पोस्ट तक सैलरी 2,50,000 रुपए महीना पहुंच जाती है। आईएएस एग्जाम के लिए कैंडिडेट का कम से कम 21 साल का होना जरूरी है और मैक्सिमम एज लिमिट है 32 साल और कैटेगरी वाइज 3 से 10 साल की छूट भी मिलती है। एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए यूपीएससी हर साल आईएएस एग्जाम करवाता है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट देना होता है। अगर आपको पहाड़ी वादियां पसंद है और आप आईएएस ऑफिसर बनने का सपना देखते हैं, तो आप ये जानकर के खुश हो जाएंगे कि आईएएस के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में होती है, जो कि मसूरी, उत्तराखंड में है। आईएएस ऑफिसर को एसडीएम, कलेक्टर, कमिश्नर, मुख्य सचिव, कैबिनेट सचिव जैसे पोस्ट पर सर्विस देनी होती है और 24 एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में से आईएएस ही सबसे बड़ा रैंक होता है। एक आईएएस ऑफिसर का रोल निभा रहे कैंडिडेट को रेवेन्यू इकट्ठा करना, एक्साइज और क्रिमिनल केसेस में जुडिशियल ऑफिसर का काम लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, मजिस्ट्रेट के तौर पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज को ग्राउंड लेवल पर लागू करवाना, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिविजनल कमिश्नर अपने एरिया में सरकार के प्रतिनिधि का काम और जनता एवं सरकार के बीच मीडिएटर का काम भी करना होता है। इन सभी के अलावा किसी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के लिए पॉलिसीज बनाना और लागू करना, कैबिनेट के आदेश पर कुछ मामलों में डिसीजन मेकर का काम करना और भारत सरकार में हाई रैंक पर पोस्टेड रहते हुए सरकार को रिप्रेजेंट करना और जवाबदेही भी करनी होती है। फैसिलिटीज के तौर पर आईएएस ऑफिसर को हाईली सब्सिडाइज्ड वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फोन और गैस कनेक्शन की सुविधा मिलती है। इसके अलावा सब्सिडाइज्ड लॉजिंग के तौर पर सर्किट होम्स, गवर्नमेंट बंगलोज और ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल ट्रिप्स के लिए अलग अलग राज्यों में भी रेस्ट हाउसेज मिलते हैं। यही नहीं, हाउस होल्ड स्टाफ स्टडी लीव के तौर पर ऑफिशियली 2 से 4 साल की छुट्टी, जिसमें फॉरेन यूनिवर्सिटी में सरकार की ओर से पढ़ाई का खर्चा, पीएफ, ग्रेच्युटी, हेल्थ केयर और लाइफ टाइम पेंशन भी मिलती है। अगर आपने शादी में जरूर आना मूवी देखी है तो उसमें राजकुमार राव ने आईएएस ऑफिसर का रोल प्ले किया था और आईएएस ऑफिसर की पावर और रुतबे को भी मूवी में दिखाया गया है। मूवी के गाने ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी पर बहुत से रील्स और शॉट्स आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं आईएफएस या इंडियन फॉरेन सर्विस के साथ। एक आईएफएस ऑफिसर वर्ल्ड स्टेज पर इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। देश से जुड़े फॉरेन अफेयर्स, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इंटरनेशनल बिजनेसेस के साथ साथ गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसीज को बनाने से लेकर फॉरेन लैंड पर इंडियन मिशन के मैनेजमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आईपीएस ऑफिसर का चलन ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू किया था और आजादी के बाद 9 अक्टूबर 1956 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आईएफएस की शुरुआत की। आईएफएस ऑफिसर बनने के लिए भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की सिविल सर्विस परीक्षा पास करनी पड़ती है। इनकी ट्रेनिंग मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में होती है। आईएफएस बनने के बाद 2/3 ऑफिसर्स का करियर विदेश में सर्विसेज देते निकलता है और 1/3 ऑफिसर्स का करियर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हेडक्वार्टर दिल्ली में। आईपीएस और आईएएस की तरह ही आईएफएस ऑफिसर का सिलेक्शन भी सिविल सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जाम, मेन एग्जाम और इंटरव्यू से होता है। एग्जाम देने के लिए एक ग्रेजुएट कैंडिडेट का 21 साल का होना जरूरी है और मैक्सिमम एज लिमिट है 32 साल। रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए एज में छूट भी दी जाती है। आईएफएस ऑफिसर के रोल को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लोर करें तो आईएफएस ऑफिसर्स को डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाना और उसे मेंटेन करना पड़ता है। साथ ही इंडिया और बाकी फॉरेन कंट्रीज के साथ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल और साइंटिफिक कॉर्पोरेशन को भी प्रमोट करना होता है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को बनाना और उसे इम्प्लीमेंट करना, उसमें इनपुट्स देना, उनकी एनालिसिस करना, इंटरनेशनल इश्यूज, बायलैटरल और मल्टीलैटरल रिलेशंस के लिए सुझाव देना और रीजनल या ग्लोबल चैलेंजेस को हैंडल करना भी आईएफएस ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। आईएफएस ऑफिसर्स ही हैं जो इंडिया को इंटरनेशनल फोरम्स जैसे यूनाइटेड नेशंस, G7, G20, सार्क, आसियान और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी कही बात और ऑप्शंस को इंडिया के ओपिनियन, व्यूज और जवाब समझा जाता है। विदेश में बसे भारतीयों के लिए आईएफएस ऑफिसर्स ही काउंसलर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उनके लिए वीजा इशू करते हैं, मुसीबत में उनकी मदद करते हैं और फॉरेन कंट्री में हम इंडियंस के वेलफेयर एंड सेफ्टी को इंश्योर करते हैं। फॉरेन लैंड पर आए किसी भी क्राइसिस से निपटने में, नेगोशिएशंस को हैंडल करने में, टेररिज्म को रोकने में, देश के हित में, किसी दुश्मन देश को डिप्लोमेटिक तरीके से कमजोर करने में और देश की इमेज को बेहतर करने में भी आईएफएस ऑफिसर को फॉरेन मिनिस्ट्री की नींव माना जाता है। सैयद अकबरुद्दीन का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये एक रिटायर्ड इंडियन डिप्लोमेट है जो 1985 बैच की इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर है।
जो 2016 से 2020 तक यूनाइटेड नेशंस में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे। यूनाइटेड नेशंस में रहते हुए इन्होंने टेररिज्म रोकने में, क्लाइमेट चेंज और इंटरनेशनल पीस जैसे इश्यूज में अपना मेजर कंट्रीब्यूशन दिया। इन्हीं की कोशिशों से आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया था और जैश-ए-मोहम्मद को ब्लैकलिस्ट किया था। अभी यूनाइटेड नेशंस में इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है 1987 बैच की इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर रुचिरा कंबोज, जो 2022 से ये जिम्मेदारी संभाल रही है। जहां तक बात है सैलरी की, तो IFS ऑफिसर की बेसिक सैलरी लगभग 60,000 रुपए होती है, जो एम्बेसडर या फॉरेन सेक्रेटरी की रैंक तक पहुंचते हुए 2,40,000 रुपए महीना हो जाती है। सैलरी के साथ साथ IFS ऑफिसर को महंगाई भत्ता, हाउस रेंट और ट्रैवल के साथ साथ कई दूसरे अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। इसके अलावा घर, गाड़ी, घर के कामों के लिए पर्सनल स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड, मेडिकल बेनिफिट, पेंशन, फ्री फोन कॉल जैसी फैसिलिटीज भी दी जाती हैं। अगर आपने अजय देवगन की मूवी रेड देखी है तो आप अगले ग्रुप ए ऑफिसर से रिलेट कर पाएंगे। रेड में अजय देवगन डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के रोल पर होते हैं, जो कि एक बाहुबली नेता के घर पर रेड डालने पहुंचते हैं। तो ये काम एक IRS यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर का होता है। UPSC सिविल सर्विस एग्जाम के बाद एक कैंडिडेट IPS, IAS, IFS के अलावा इंडियन रेवेन्यू सर्विस को भी चूज कर सकता है। इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर को वित्त मंत्रालय में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर काम करना होता है, जो कि अलग अलग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन और मैनेजमेंट का काम संभालते हैं। IRS ऑफिसर बनने के लिए कैंडिडेट का इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, या फिर वो पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, केन्या, युगांडा, तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, अफ्रीकी देश या वियतनाम से भारत आकर के परमानेंटली सेटल्ड होना चाहिए। IRS ऑफिसर बनने के लिए कैंडिडेट का ग्रेजुएट होना जरूरी है और उम्र 21 साल से 32 साल के बीच होनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरीज को एज रिलैक्सेशन भी मिलती है। IRS सर्विस की 2 मुख्य ब्रांच होती है, पहला IRS इनकम टैक्स और दूसरा IRS कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज। IRS ऑफिसर्स स्पेशली इनकम टैक्स और कस्टम डिपार्टमेंट से जुड़े होते हैं और यहाँ पर दूसरी कई एजेंसीज और कस्टम डिपार्टमेंट के लिए अपॉइंटेड होते हैं। IRS ऑफिसर्स का काम होता है टैक्स पॉलिसीज बनाने के लिए सलाह देना और इससे जुड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस को तैयार करने में अपना कंट्रीब्यूशन देना। यही नहीं, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के साथ ये देश की खुफिया एजेंसीज की मदद करके देश की सुरक्षा भी करते हैं। IRS के पोस्ट पर काम करने वाले ऑफिसर को CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में लॉ एनफोर्समेंट, इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिटिक्स विंग के लिए भी काम करना पड़ता है और इलीगल वेल्थ वाले एरियाज को खोजने और जब्त करने की कार्रवाई करनी पड़ती है। देश भर में हो रहे घोटालों को एक्सपोज करने और इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी भी इन्हीं IRS ऑफिसर्स के कंधों पर होती है। रेड में अजय देवगन ने इनकम टैक्स कमिश्नर ऑफ लखनऊ शारदा प्रसाद पांडे का रोल किया था, जो कि एक ट्रू इंसिडेंट है। ये इंडियन हिस्ट्री में वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेड है, जो कि सरदार इंदर सिंह के अगेंस्ट 3 रात और 2 दिन लंबी चली थी। IRS ऑफिसर को भी IPS और IS की तरह 56,000 से लेकर के 2.25 लाख रुपए की सैलरी मिलती है। 1995 बैच के IRS ऑफिसर मधुकर भगत को पैन कार्ड ऑपरेशन को लीड करने और इंस्टेंट E-पैन लॉन्च करने का क्रेडिट दिया जाता है। UPSC सिविल सर्विस एग्जाम की ही तरह इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम भी लेता है, जिससे इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स रिक्रूट किए जाते हैं और उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर पोस्टिंग मिलती है, ताकि वो इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज के साथ देश की सेवा कर सके। इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से ग्रेजुएट स्टूडेंट्स या 4th ईयर के स्टूडेंट IAS एग्जाम दे सकते हैं। एज रेस्ट्रिक्शन होती है 21 से 30 साल और एप्लीकेंट का इंडियन सिटीजन होना जरूरी होता है। प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट ये 3 स्टेज होते हैं, जिसके बाद अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में कैंडिडेट्स की पोस्टिंग असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे होती है। 3 से 4 साल की सर्विस के बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या डायरेक्टर के तौर पर प्रमोशंस मिलते हैं, जो 13 साल की सर्विस के बाद जनरल मैनेजर या चीफ इंजीनियर, 20 साल की सर्विस के बाद चीफ इंजीनियर या एडिशनल जनरल मैनेजर, 30 साल बाद सीनियर जनरल मैनेजर और 34 साल बाद मैनेजिंग डायरेक्टर या चेयरपर्सन की पोस्ट तक पहुंचती है। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर चुके कैंडिडेट्स जब IES क्वालिफाई करते हैं तो इन्हें इंडियन रेलवे, बॉर्डर रोड्स इंजीनियरिंग, इंडियन डिफेंस सर्विस, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस, इंडियन नेवी, सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग, सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग जैसे ढेर सारे डिपार्टमेंट्स में काम करने का मौका मिलता है। इनकी सैलरी भी 60,000 रुपए से लेकर के 2 लाख के बीच होती है। सैलरी के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम से मेडिकल फैसिलिटी, ग्रेट्युटी, डोमेस्टिक स्टाफ, ट्रैवल अलाउंस
ऑफिशियल व्हीकल और पीएफ की सुविधा भी मिलती है। वैसे आपने डीआरडीओ का नाम तो सुना ही होगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर एक प्रीमियर एजेंसी है जो देश की रक्षा के लिए साइंटिफिक रिसर्च, डिजाइन, डेवलपमेंट और अलग अलग डिफेंस सिस्टम, सब सिस्टम्स, डिवाइसेस और प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग एंड एवेल्युएशन करती है। इसमें भी हाईली क्वालिफाइड साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट को ग्रुप ए की गवर्नमेंट जॉब दी जाती है। डीआरडीओ का रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर हर साल डीआरडीओ लेबोरेटरीज के लिए साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स के लिए कैंडिडेट्स रिक्रूट करता है। इसमें निकली वैकेंसीज और जॉब ओपनिंग्स को आप rec.gov.in पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर यूपीएससी सिविल सर्विस और आईईएस का सिलेबस हमने इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है। उम्मीद है ये सभी जानकारियाँ आपको सिविल सर्विस और ग्रुप ए गवर्नमेंट जॉब्स पर काफी क्लैरिटी देंगे। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और किस बारे में आप जानना चाहते हैं, सवाल लिख भेजिए। तो बाकी आपका प्यार और सपोर्ट हमें शेयर करती रहिए लाइक्स के थ्रू और कमेंट्स के थ्रू। वैसे जितने भी नए लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया उनसे रिक्वेस्ट है कि क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी जानकारियां आप कभी भी मिस ना करें। तो रूबी पारिक आपसे कहेगी फिलहाल के लिए धन्यवाद।